अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8 की ये विज्ञान का पेपर आपके सामने है। साइंस का ये पेपर में भेजा है जिला झालावाड़ जिससे, और कपिल ने हमें ये पेपर भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069 वाले। और PDF के लिए आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या सीधे ही प्ले स्टोर पर जाके श्री राम क्लासेस सर्च करना। आपको वहाँ पर इस प्रकार का जो नाम है आप देखने को मिलेगा, श्री राम और क्लासेस, इस कलर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी की डिमांड थी कि आप कपिल को बोलें कि विज्ञान का पेपर भी भेजे, तो ये पेपर भेजा है कपिल ने, और ये उनके पेपर हो चुका है, वो वाला पेपर है। अगर आपके पेपर होना बाकी है विज्ञान का तो एक बार इस पेपर को ज़रूर देखना। इस पेपर के अलावा भी मैं और पेपर अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देख लेना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका जो पेपर है वो सबसे पहले आपके पास में मिल जाए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं विज्ञान का। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सही विकल्प को कोष्टक में लिखना है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? कि निश्चित समय बाद खेत को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई या फिर विनोविंग? इसका उत्तर हो जाएगा आपके सिंचाई। तो अ वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा अ, सिंचाई। नेक्स्ट है रस्ट, गेहूं की जो रस्ट नामक रोग है उसका कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर कवक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कवक। ये जो गेहूं का रस्ट नामक रोग होता है वो कवक के कारण फैलता है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या इंसुलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्त्री हार्मोन वो हो जाएगा आपके एस्ट्रोजन। जबकि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये नर हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ये नर हार्मोन कहलाता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? इसके अलावा कोशिका की खोज किसने की? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, कोशिका की खोज किसने की थी। और एक विज्ञान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। नेशनल जो साइंस डे है वो कब मनाया जाता है? ये 3-4 क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यीस्ट। एल्कोहल का जो उत्पादन है वो यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा तैरने। जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके है, जिसमें आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक हैं, शैवाल है, प्रोटोजोआ है। ये सभी इसके नाम आपको लिख लेना है, शैवाल भी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। वे आज भी जो भोजन संग्रह करके शिकार करके अपना पेट भरते हैं, पेड़ की छाल और जंतुओं की छाल से बने वस्त्र पहनते हैं, जंतुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है कि जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं और जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति हैं उनका उसमें ब्यौरा होता है, इसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, या फिर लाल आंकड़ों की किताब इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, CNG और LPG का पूरा नाम बताना है। तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसको कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या होता है, CO2 जो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 जो होती है वो उसको आग को पूरी तरह से लपेट लेती है, उसके ऊपर जो आवरण बन जाता है। इससे ऑक्सीजन और ईंधन के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार क्या होते हैं, फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। इनको एक तो खरपतवार को जुताई के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, सेकंड नंबर है आपको हाथों के द्वारा उनको जड़ से उखाड़ कर, तीसरा नंबर इनमें
उनके ऊपर जो रसायनों कीटनाशी का उपयोग करके, खरपतवारनाशी का उपयोग करके भी उसको अलग किया जाता है। कुछ खरपतवारनाशी हैं जैसे 2,4-D, अल्ट्राजीन, डालापान, ये सभी आपके खरपतवारनाशी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक क्या है, पहले एंटीबायोटिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक क्या होते हैं? जीवाणु को नष्ट करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है और रोगजनक को नष्ट करके जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सभी प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त किया जाता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक प्रकार का प्रतिजैविक ही है, एंटीबायोटिक है। अच्छा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो ये कि आपको किसी भी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक लेनी चाहिए। सेकंड ये कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स यानी हालांकि जो सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि ये रोग विषाणु के द्वारा फैलते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स काम करते हैं जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न। देखो, उर्वरक जो होता है वो कृत्रिम होता है जबकि खाद एक प्राकृतिक होता है। और ये मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को ये इतना नहीं बढ़ाता है, जबकि खाद सबसे ज़्यादा पोषक तत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। देखो, लकड़ी की तुलना में ईंधन के रूप में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। जलता भी एक मध्यम, यानी कि ये आसानी से इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा इनसे प्रदूषण कम फैलता है, जबकि लकड़ी से जब ईंधन के रूप में काम में लेते हैं इससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा ये वनों को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। देखो, वनोन्मूलन जैसे कि वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही और इस प्रकार से जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में नहीं हटाया जा सकता। इसलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और पृथ्वी पर जो तापमान में वृद्धि और जल चक्र को बाधित करती हैं। तो इस प्रकार से जो वनोन्मूलन वो वर्षा की दर को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और। देखो, जो सोनार होता है वो स्वर्णकार होता है, वो सोने चांदी को पिघालने के लिए ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र होता है उस जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसका उपयोग करता है क्योंकि बाहरी क्षेत्र का जो भाग है वो सबसे अधिक गर्म भाग होता है, इसलिए बाहरी क्षेत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है। इसमें आपको बनना है बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है। अगला प्रश्न आपके ये, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला तथा मृत जलीय जीवों से पेट्रोल किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। देखो, जो मृत वनस्पति हैं जब पृथ्वी के काफ़ी अंदर जो धंस जाती हैं तो उसका तापमान और दाब दोनों उच्च हो जाता है। उच्च ताप और दाब पर मृत वनस्पति धीरे धीरे मंद अभिक्रिया करके रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ये कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। इसको कार्बनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो एक तो आपको मुकुलन लिख लेना है जो कि हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, तो मुकुलन है, और एक आपके विखंडन है, मुकुलन और विखंडन। ये 2 विधियों के नाम इसमें लिख सकते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन एक प्रकार का जनन है जिसमें युग्मकों का सलयन यानी कि निषेचन नहीं होता, इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। तो महिला के शरीर से लाखों जो अंडाणु है वो शुक्राणु, लाखों जो शुक्राणु अंडाणु है उसमें से एक अंडाणु और एक शुक्राणु का जो सलयन होता है, इस प्रक्रिया को अंडे का शुक्राणु के साथ जो सलयन होता है इसको निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। निषेचन के पश्चात शुक्राणु और अंडे के नाभिक सलित होकर एक एकल नाभिक बनाते हैं और इससे युग्मनज का जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो युग्मनज हैं वो एक नए जीव का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। तो हाइड्रा जो है वो हाइड्रा में मुकुलन होता है और शिशु को जन्म देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं और अंडे देने वाले जंतु को अंडपरजक कहते हैं। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो पेपर है आपको अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना है और
और भी पेपर आपको यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, उनके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। आपके कौन से सब्जेक्ट का पेपर बाकी है कमेंट करके बता रहा हूँ, उसका वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।